सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ कंपनी लॉ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून आयुषी, हरमन, विशेष, चांदनी, अर्शी, काजल। क्या हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 रिवाइज किया है क्या आप सभी ने पार्ट 1 रिवाइज किया है? गुड आफ्टरनून सलेश, ज्योति, राज, रतुल, सुभाशीष। गुड आफ्टरनून तवीशी। आई होप आप सभी चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 रिवाइज कर आए हैं और आज बारी है हमारे पार्ट 2 की। हम आगे वाले सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने सेक्शंस रिकॉल किया है, आपको ये पता चला है कि कौन सा सेक्शन किस बारे में बात यहाँ पर करता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर का। हम मेन सेक्शंस देखने वाले हैं और वो सेक्शन किससे रिलेटेड बात करता है, राइट। So let us start with the recap of previous lecture, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था with section 206। 206 क्या बोलता है? ROC has the power to call for information। कंपनी ने ROC के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। ऑन द बेसिस ऑफ these documents ROC is of opinion that further information required है, तो ROC एक नोटिस इशू करेगा कंपनी को। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी, यहाँ पर ROC को ज़्यादा सारे इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स फर्निश करे विच एवर इज रिक्वायर्ड। इफ एट ऑल ROC को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी पर इनएडिक्वेट है या फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है, इन दैट केस ROC एक और रिटर्न नोटिस इशू करेगा और बोलेगा अभी हम इंस्पेक्शन करने वाले। आफ्टर इंस्पेक्शन पता चलता है दैट कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन हो रहा था फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पज या अनलॉफुल पर्पज, इन दैट केस कंपनी पर पनिशमेंट लगेगी। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सेक्शन 207 वो क्या बात करता है? कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। ये इंस्पेक्टर को जो भी बुक्स एंड पेपर्स चाहिए वो रिटर्न नोटिस भेजेगा, दे विल कॉल फॉर बुक्स एंड पेपर्स। आफ्टरवर्ड्स किसकी ड्यूटी होती? कंपनी की, उनके एम्प्लॉयज़ की, ऑफिसर्स की ड्यूटीज होती है सारे बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्टर को देने का। इंस्पेक्टर हैज़ द पावर, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकता है, वो यहाँ पर कॉपीज बना सकता है। ओके, आफ्टरवर्ड्स कितने दिनों में रिटर्न करना है? 180 डेज में रिटर्न करना रहेगा। इंस्पेक्टर के पास और कौन सी पावर होती है? वो सारी पावर्स होती है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है। सो कहना इसे उसके पास पावर होगी सिड, SID करके याद किया था, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। आई से इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड D से डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। ये सारा सेक्शन 207 था। सेक्शन 208 में हमने देखा इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर की जो भी रिपोर्ट बनी है बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी वो सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो रिकमेंडेशन देगा अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो। ये बात करता है सेक्शन 208 हमारा। ओके, आफ्टरवर्ड सेक्शन 209। 209 किससे रिलेटेड बात करता था? सर्च एंड सीजर से रिलेटेड बात करता था। स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर आना किसका जरूरी? स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इन दैट केस ROC और इंस्पेक्टर में एंटर द प्लेसेस, सर्च करेंगे और सीज कर लेंगे बुक्स एंड पेपर्स को। लेकिन ऐसा कब करेंगे? वेयर द बुक्स एंड पेपर्स रिलेटेड टू कंपनी, डायरेक्टर, KMP या सेक्रेटरी आर लाइकली टू बी डैम एफएस। डैम एफएस क्या था? डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड या सिक्रेटेड, ऐसा कुछ होने वाला है तो वो सर्च करके सीज कर देंगे। अच्छा, कितने दिनों के लिए सीज कर सकते हो आप? 180 डेज के लिए कर सकते हो। 180 डेज बाद रिटर्न करना है। अच्छा, फिर से चाहिए तो फर्दर रिटर्न नोटिस देके आप फर्दर 180 डेज के लिए ले सकते हो। बिफोर रिटर्निंग आप क्या कर सकते हो? कॉपीज बना सकते हो उनकी, यस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें से एक्सट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हो। सारे सर्च एंड सीजर में सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होते हैं। क्या 206 से 209 तक दिमाग में चला गया क्या? आफ्टरवर्ड्स हमने कैसे लर्न किया था? 210, 213, 216 एंड 219, राइट। तो क्या मैं कह सकती थी यहाँ पर हमने 3 के गैप में चीज़ों को देखा था। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 210, ये क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। इट मे ऑर्डर, मे वाला केसेस कब आएगा? अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में, ओके मैम ऑर्डर कर देंगे। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, किसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया? मेंबर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे
मे तो ऑर्डर दे देगा, इट मीन्स इट मे ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट 100% ऑर्डर कब देगा? शैल ऑर्डर कब होगा यहाँ पर? जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा इन्वेस्टिगेशन का इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, इन दैट केस वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, वन और मोर इंस्पेक्टर। उन्हें पावर्स और उनका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बता देगा। क्या ये क्लियर हुआ हमारा पहला पहला सेक्शन? आज मुझे पेन नहीं मिल रहा है, सो दैट्स वाई मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो परफेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट है, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कैसे आती है? एज पर सेक्शन 208 या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। 213 में जाते हैं, 213 भी बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन भेजते हैं परफेक्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स और एनी अदर पर्सन। मेंबर्स एप्लीकेशन भेजेंगे, देयर आर टू केसेस, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेशन भेजे। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो इधर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। कोई और पर्सन भी एप्लीकेशन भेज सकता है अगर उन्हें लगता है कि कंपनी को फॉर्म किया है फॉर एनी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए। जो भी पर्सन कंसर्न्ड इन मैनेजमेंट फॉर्मेशन है, ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। एंड थर्ड हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपका जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें से इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस आप रिड्रेस नहीं करो। इन सारे केसेस में मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, या फिर कोई और पर्सन भी अप्लाई कर सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। ओके, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या देखा? सेक्शन नंबर 216। 216 क्या बोलता है? आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इनटू द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर कंपनी की ओनरशिप में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जब भी ओनरशिप में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप क्या देखना चाहते हो? कौन सा ऐसा पर्सन है हु इज इंटरेस्टेड, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी और फेलियर ऑफ द कंपनी? कौन मटेरियली इन्फ्लुएंस करता है कंपनी की पॉलिसी को? एंड थर्ड हम यहाँ देखते हैं कौन बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कौन यहाँ पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अगर आप ये देखना चाहते हो, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, बट अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने बोला है तो इट शैल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। लास्ट सेक्शन नंबर था हमारा 219। यहाँ पर हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कंपनी में भी और उसकी रिलेटेड कंपनी में भी। इट मीन्स इंस्पेक्टर के पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एज वेल एज उसकी रिलेटेड कंपनीज। तो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी होल्डिंग में हो सकती है, सब्सिडरी में हो सकती है, होल्डिंग की कोई सब्सिडरी, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर किसी और कंपनी में एमडी और मैनेजर है तो उस कंपनी का भी आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकते हो। कोई और कंपनी जो कैसे काम करने वाली, आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पे काम करने वाली, इट इज अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, तो उस कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ऐसा कोई पर्सन जो कि किसी रेलिवेंट टाइम पर या अभी एम्प्लॉय था, एमडी या मैनेजर है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हमने दो सेक्शंस और देखे थे, दैट वाज सेक्शन नंबर 211 and 212। 211 सिंपली सेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसको एस्टैब्लिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाके। इनका काम क्या होता है? कंपनी से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड मैटर्स हैं उनका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे SFIO के अंदर। कमिंग बैक टू SFIO का एस्टैब्लिशमेंट तो हो गया, कैसे इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। सो एज पर सेक्शन 212 सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है तो वो मैटर असाइन कर देंगे फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। एक बार SFIO के पास मैटर आ गया है तो कोई और अथॉरिटी उस मैटर को हैंडल नहीं करेगी। किसी और अथॉरिटी के पास जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो SFIO के पास आ जाएगी यहाँ पर। ओके, जो पर्सन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं, जनरली इंस्पेक्टर बोलते हैं, लेकिन SFIO के केस में हम उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ पर बोलेंगे। अच्छा, जो भी ऑफेंसेस
से सेक्शन के इस सेक्शन में किए हैं, दीज आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इट मीन्स किसी भी पर्सन को बेल पर रिलीज नहीं कर सकते अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बिन गिवन एन एप्लीकेशन, और उसने क्या किया, अपोज किया एप्लीकेशन को, उसको लगता है ये जो पर्सन ही इज़ नॉट गिल्टी, इन दैट केस आप उसे रिलीज कर सकते हो। मोर ओवर हमने 3 एक्सेप्शंस देखे थे। अगर कोई वुमेन है, सिक पर्सन है, या ऐसा पर्सन है जिसकी एज अंडर 16 है, आप उस पर्सन को भी बेल पर रिलीज कर सकते हो। अभी ऑफिसर को लगता है दैट इस पर्सन के पास कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ही इज इन द पोजीशन ऑफ अ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यहाँ पर बता देंगे। ऑफिसर ने उस पर्सन को अरेस्ट किया है, उसकी कॉपी की ऑर्डर किसके पास चला जाएगा, ऑर्डर की कॉपी किसके पास चली जाएगी, SFIO के पास चली जाएगी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास चली जाएगी। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया है उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है टू ए स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और इसके अंदर कौन सा टाइम इंक्लूड नहीं होगा, प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेकर अगर आप मजिस्ट्रेट तक ले जा रहे हो वो टाइम को हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपको SFIO ने क्या दे दिया है, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे SFIO विल थिंक कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है या फिर नहीं करना रहेगा। फाइनली आपको लगता है कि यहाँ पर किसी ने अनड्यू एडवांटेज लिया है कैश का, असर्ट का, प्रॉपर्टी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन फाइल करता है ट्रिब्यूनल को और उन सभी का डिसगॉर्जमेंट यहाँ पर हो जाता है। लास्ट जो 2 पॉइंट्स देखे थे वो हमने शेयरिंग ऑन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड देखे थे। SFIO के पास इन्फॉर्मेशन है कोई तो वो शेयर कर सकता है इन्वेस्टिंग एजेंसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को। अगर इन डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो SFIO को शेयर कर सकता है। दैट इज इट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आई होप अच्छे से मेरे साथ रिकैप हो गया एंड ऑल्सो विद सेक्शन नंबर। सो लेट अस स्टार्ट कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस, यू कैन सी 217, 218, 220 to 228 एंड लास्टली हम देखेंगे प्रिपरेशन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी टू फेस द इन्वेस्टिगेशन। सो शैल वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर? क्या स्टार्ट करें? तो अगर मेरे नादान परिंदे बोलते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मतलब होता है क्रिश कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो बोलता है सेक्शन नंबर 217 प्रोसीजर पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। प्लीज राइट डाउन दिस सेक्शन इन योर सेक्शन लिस्ट, लिख दीजिए इस सेक्शन को। ये क्या बात करता है, इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर है और क्या पावर्स रहती है हमारे इंस्पेक्टर के पास यहाँ पर। सो सबसे पहला बोला गया है जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कंपनी में, जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कंपनी में या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में, तो किन लोगों की ड्यूटी होगी कि उस इंस्पेक्टर को आपको सारे बुक्स एंड पेपर्स देने हैं, उसे सारे असिस्टेंस यहाँ पर देने रहेंगे। सो जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो बोला इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी है, सारे एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है यहाँ पर। ठीक है, सारे एजेंट्स की ड्यूटी है, फॉर्मर ऑफिसर की ड्यूटी जो पहले ऑफिसर थे, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है, फॉर्मर एजेंट की ड्यूटी है, और आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पर, आपको सारे बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करना है जो कंपनी से रिलेटेड है, और इंस्पेक्टर को रिक्वायर्ड असिस्टेंस देना है। रिक्वायर्ड असिस्टेंस मतलब रिक्वायर्ड हेल्प देनी रहेगी। क्या ये पहला चीज़ हमें क्लियर हो गया? इफ इट ऑल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है देन इट इज द ड्यूटी ऑफ, किसकी ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, एजेंट। ठीक है, अब इन तीनों के नाम के आगे फॉर्मर लगा दो, फॉर्मर ऑफिसर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज और फॉर्मर एजेंट की ड्यूटी है कि यहाँ पर लोगों को बुक्स एंड पेपर्स देना है, प्रोड्यूस करना है, एंड साथ ही साथ इंस्पेक्टर को असिस्टेंस देनी रहेगी। सेम चीज़ है ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, एजेंट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉर्मर ऑफिसर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज और फॉर्मर एजेंट। ओके, ये हमारी ड्यूटी रहेगी। इंस्पेक्टर बोल सकता है कोई और बॉडी कॉर्पोरेट को भी कि आपके बुक्स एंड पेपर्स भी प्रोड्यूस करो, वैसे से कोई और बॉडी कॉर्पोरेट को भी, इट मीन्स इससे जो भी रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है उसके बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी इंस्पेक्टर बोल सकता है। अच्छा, इंस्पेक्टर ने बुक्स एंड पेपर्स लिया है
तो कितने दिनों में रिटर्न करना है? अब तो बिना सोचे आपको आंसर देना है। जो भी बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्टर ने लिया है कितने दिनों में रिटर्न करना है? उसे रिटर्न करना है 180 डेज के अंदर अंदर। सो उसे रिटर्न करना है 180 डेज में बुक्स एंड पेपर्स को यहाँ पर, जिससे भी लिया है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट से लिया है तो उसे रिटर्न करेगा, कंपनी से लिया है उसे रिटर्न करेगा, फर्म से लिया है तो फर्म को रिटर्न करोगे, इंडिविजुअल से लिया है तो इंडिविजुअल को रिटर्न करोगे। 180 डेज के बाद वापस चाहिए, राइट? 180 डेज में रिटर्न तो कर दिया, 180 डेज बाद वापस चाहिए, क्या उसे फिर से कॉल कर सकते? यस, डेफिनेटली इट मे बी कॉल्ड अगेन फॉर फर्दर 180 डेज। आपको एक रिटर्न नोटिस देना है और फर्दर 180 डेज के लिए आप बुक्स एंड पेपर्स को यहाँ पर कॉल कर सकते हो। तो ये इंस्पेक्टर्स की पावर्स देख रहे हैं। पहली हमने देख लिया है, जैसे ही इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे सभी की ड्यूटी है उनको बुक्स एंड पेपर्स प्रोड्यूस करना, सारी असिस्टेंस देना। इंस्पेक्टर बोल सकता है कोई और बॉडी कॉर्पोरेट को भी कि हमें बुक्स एंड पेपर्स यहाँ पर प्रोड्यूस करो। ये इंस्पेक्टर बोल सकता है कि जो भी बुक्स एंड पेपर्स हम ले रहे हैं ना, हम उसे 180 डेज में रिटर्न कर देंगे, और चाहिए 180 डेज के लिए फिर से मंगवा लो बाय सेंडिंग अ रिटर्न नोटिस। और क्या क्या कर सकता है आपका इंस्पेक्टर? तो यहाँ बोला गया है इंस्पेक्टर इन लोगों को एग्जामिन कर सकता है ओथ पर। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सो इंस्पेक्टर उन पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ओथ पर। किसको? एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को, एजेंट को, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को। फॉर्मर मतलब जो पहले एम्प्लॉयज़ थे, पास्ट वाले, ठीक है? फॉर्मर ऑफिसर्स को, फॉर्मर एजेंट को, और कोई और पर्सन को भी आप एग्जामिन कर सकते हो। अगर इनके अलावा किसी और पर्सन को एग्जामिन करना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच हरमन। क्लियर है? तो इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को मैंने से किसी को भी एग्जामिन कर सकता है। ये लोग आपको बार बार देखने को मिलेंगे, विच इज एम्प्लॉयज, ऑफिसर, एजेंट। अभी इन तीनों के नाम के आगे लगा दो फॉर्मर एम्प्लॉयज, फॉर्मर ऑफिसर्स और फॉर्मर एजेंट यहाँ पर। ओके, इन लोगों को ओथ पर एग्जामिन कर सकते हैं। ये इंस्पेक्टर चाहे तो किसी पर्सन को पर्सनली भी बुला सकता है, उसको बोल सकता है यू हैव टू अपीयर पर्सनली। आपको इंडिविजुअली फेस टू फेस यहाँ पर अपीयर होना रहेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सेक्शन 212 में, सेक्शन 212 क्या था बेटा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन दैट केस आपको डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। अगर किसी पर्सन को पर्सनली अपीयर करवाना है तो यहाँ पर डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल नीडेड होगा। अच्छा, हमने ना उस पर्सन को एग्जामिन किया ओथ पे, इट मीन्स वो कुछ बोल रहा है, ठीक है? उसको एग्जामिन किया ओथ पे, इट मीन्स वो कुछ बोल रहा है। जो भी बातें वो बोल रहा है उसका नोट्स ऑन एग्जामिनेशन बनाया जाएगा, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन बनाया जाएगा राइटिंग में, ठीक है? राइटिंग में हमने नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन बना लिया, उसे पढ़ा जाएगा, दैट इज रीड ओवर किया जाएगा, और जिस पर्सन ने बोला है उससे हम साइन करवा देंगे। सो कहने से ये जो नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन है इट शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग, राइटिंग में लिखा जाएगा, रीड ओवर किया जाएगा, और इसे साइन करवाया जाएगा उस पर्सन से जिसने बोला है। साथ ही साथ आप उसे एविडेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? क्या ये चीज़ें समझ आई? अभी तक हमने क्या क्या किया, इंस्पेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर? टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 217, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कंपनी उसे बुक्स पेपर्स प्रोड्यूस करना है, असिस्टेंस देना है। किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का भी बुक्स एंड पेपर्स डिमांड कर सकता है। बुक्स एंड पेपर्स को रिटर्न कितने दिनों में करना है? 180 डेज में करना है। फिर से चाहिए और 180 डेज के लिए बोल लो। इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ओथ पे, किसको? ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, एजेंट को। फॉर्मर ऑफिसर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज, फॉर्मर एजेंट को आप एग्जामिन कर सकते हो यहाँ पर ओथ पे। किसी और पर्सन को भी एग्जामिन कर सकते हो, बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए यहाँ पर। ओके, आप किसी भी पर्सन को बोल सकते हो अपीयर करना है पर्सनली, पर्सनली आपको यहाँ पर आना रहेगा। अच्छा, सेक्शन 212 के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो डायरेक्टर जो था एसएफआईओ का, उसका अप्रूवल चाहिए। हमने पर्सन को एग्जामिन किया ओथ पे, राइट? वो कुछ बोल रहा है, एग्जामिनेशन ऑन ओथ मीन्स वो बात बता रहा है, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। यहाँ पे आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उसको एग्जामिन कर रहे हो ओथ पे।
एज एन इंस्पेक्टर वाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन, सो दैट आप पता लगा पाओ व्हाट इज द ट्रूथ हियर। ठीक है, आप उसे एग्जामिन कर रहे हो। अभी उसने जो कुछ भी बोला है उसका नोट्स बनाया जाएगा राइटिंग में, उसे रीड किया जाएगा जो उस पर्सन ने बोला है, और उस पर साइन करवाया जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है। ओथ जो जनरली होता है, देर इज नो अदर मीनिंग। अच्छा, ये इंस्पेक्टर के पास और भी पावर्स है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है। कौन सी पावर्स होती है सिविल कोर्ट के पास अंडर सीपीसी? सिड वाली पावर्स, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स पेपर्स, और डी से डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो सारी पावर भी इंस्पेक्टर के पास है यहाँ पर। अच्छा, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी क्या करता है? डिसओबे करता है। यहाँ पर वो डिसओबे करता है, किसकी डायरेक्शन को डिसओबे करता है? जो कि आरओसी या इंस्पेक्टर ने बोला है, आप उसको डिसओबे कर रहे हो। इन दैट केस उस पर्सन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल का, प्लस साथ में पेनल्टी लगेगी, फाइन 25,000 विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख ईयर। और तो और उस पर्सन को बोलेगा चलो चलो अब अपना ऑफिस खाली करो, ही विल बी डीम्ड टू वेकेट हिज ऑफिस, और उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आप किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो, इस कंपनी में भी नहीं और किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। सो पेनल्टी, as I have told you earlier also, it is not very important to learn, but if I consider this chapter ना, अगर by any chance penalty आ जाती तो जो सबसे कॉमन पेनल्टी आपको दिखेगी, it will be imprisonment up to 1 year and fine minimum 25,000 maximum 1 लाख। in that case अगर माइनर चांसेस में 1% चांसेस में आपके एग्जाम में पेनल्टी पूछी जाती और आपको पेनल्टी नहीं आती इस चैप्टर से, इन दैट केस आपको यही पेनल्टी लिखनी रहेगी। ये कब बोल रही हूँ? जब आपको कुछ आता ही नहीं। सो ऐसा छोड़कर आने से बेटर है आप ये लिख कर आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर कोई भी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजन के उसने क्या किया है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वो ये चीजें नहीं कर रहा है, इंस्पेक्टर ने मांगा बुक्स एंड पेपर्स नहीं दे रहा है, ही फेल्स टू प्रोड्यूस द बुक्स एंड पेपर्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई वजह ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बुक्स एंड पेपर्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है। ठीक है, साथ ही साथ इंस्पेक्टर के सामने पर्सनली अपीयर नहीं हो रहा है। एज आई हैव टोल्ड यू, इंस्पेक्टर ने बोला अपीयर हो पर्सनली, आ ही नहीं रहा है। इंस्पेक्टर ने उसको एग्जामिन किया है ओथ पर और बोला अभी साइन करो, साइन ही नहीं कर रहा। क्या कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। इन दैट केस अब उस पर्सन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम अलग दिखेगा। जनरली हम 1 ईयर पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। इस केस में क्या दिखेगा आपको? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स एंड पेनल्टी है, फाइन है आपका मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख हियर। एम आई वेरी क्लियर? समझ आया? अभी यार क्या क्या जाता है इन लोगों का, अगर सेम इम्प्रिजनमेंट दे देते 1 ईयर, पर नहीं दे रहे ना यार, वो चाहते हैं कि तुम लोग परेशान हो। तो इस पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, हर जगह हम 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर पढ़ रहे हैं, बट अगर एनी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज कर देता है बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए, पर्सनली अपियर होने के लिए, या एग्जामिनेशन ऑन ओथ पर साइन करने के लिए, तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन कितने टाइम के लिए है? इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स के लिए है, और फाइन 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक। राइट, ओके। अच्छा, अभी बोला गया है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्रीमेंट में एंटर करता है स्टेट के साथ। क्यों? हमारा यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अग्रीमेंट में एंटर करेगा फॉरेन की स्टेट के साथ, और यहाँ पर बोलेगा हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस करते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या करते हैं? आप भी हमको हेल्प करोगे यहाँ पर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में, और हम भी आपको हेल्प करेंगे इन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस में जाते हो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट मीन्स इंडिया का कोई पर्सन वो फॉरेन चला गया है, राइट, वो फॉरेन में है, तो वहाँ की स्टेट के साथ, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ आपने
अरेंजमेंट में एंटर कर दिया, ये रेसिप्रोकल है। इट मीन्स दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे की। इन आई क्या, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनना होगा क्या। इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, हर एक चीज प्रैक्टिकल है, इसलिए ध्यान इधर, दिल भी और दिमाग भी। मैं समझ सकती हूँ आज हमारा दिल इधर उधर होगा, पर अभी क्लासेस के लिए दिल और दिमाग दोनों यही लगा के रखना है, राइट। चलो, सो इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, इंस्पेक्टर एक एप्लीकेशन भेजेगा इंडिया के कॉम्पिटेंट कोर्ट में। इंस्पेक्टर को लगता है कि ये जो एविडेंस है यहाँ पर, ये एविडेंस आउटसाइड इंडिया है, ये जो प्रूफ है ये प्रूफ आउटसाइड इंडिया है, और उसको वहाँ से ये प्रूफ चाहिए होगा, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय है जो कि प्रूफ है। इन दैट केस यहाँ पे इंस्पेक्टर एक एप्लीकेशन भेजेगा कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया में, इंडिया का जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पर एप्लीकेशन भेजी जाएगी और बोलेगी कि ये जो एविडेंस है ये एम्प्लॉय हमारे लिए एविडेंस है, स्टेटिंग दैट एविडेंस क्या है, एविडेंस हमारे लिए एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय दूसरी कंट्री में अवेलेबल है विच इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, क्या बोला हमने, एम्प्लॉय हमारे लिए एविडेंस है और वो दूसरी कंट्री में अवेलेबल है, इट इज़ नॉट इन इंडिया। यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन भेज दी कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया के पास। अच्छा, अभी ये कोर्ट क्या करेगा, आपने कोर्ट को, आपका काम हो गया एप्लीकेशन भेज दी, ये कोर्ट आगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिस कंट्री में आपको लगता है ये हमारा एविडेंस है, उस कंट्री के कोर्ट को आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करने वाले हो, और उनको रिक्वेस्ट करोगे कि ये पर्सन को आपको एग्जामिन करना है ओरली, ओरली इस पर्सन को एग्जामिन किया जाए। हमें लगता है इस पर्सन के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस पर्सन को बोला जाए तो प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। उस पर्सन को बोलो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे जो उसके पोजेशन में है। उसने कुछ चीज़ बोला है, ओरली बोला है, तो उसके स्टेटमेंट को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना रहेगा। एंड फाइनली जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं उसे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, उसे ऑथेंटिकेट करके इंडिया के कोर्ट में भेज देंगे। अच्छा, कौन से कोर्ट में भेजेंगे, जिस इंडियन कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया था उसी कोर्ट में हम भेज देंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, इस सेक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, हम उसे कैसा मानेंगे, जैसे कि वो एविडेंस इंडिया में ही कलेक्ट हुआ है। सो इवन दो द स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड आउटसाइड इंडिया, अगेन इट विल बी डीम्ड एज एन एविडेंस एज इफ इट वॉज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। क्या समझ आया ये बात, यही है दिल प्रियांशी, ग्रेट ग्रेट, दिल दिमाग यही रखना है हमें, है ना मेरे सारे नादान परिंदों को, ड्यूरिंग द क्लास दिल दिमाग यही रखना है। ये कवि कौन है, दिव्यांश क्या लिख रहे हो बेटा, कवि आज फनी मूड में है, पढ़ाई की नहीं छुट्टी चाहिए। अभी ये कवि कौन है, यहाँ पर किसी का भी कुछ भी मूड हो पढ़ाई तो होगी ही होगी, राइट। चलो, मजा आया, सेक्शन 217 क्लियर हुआ, आगे जाए। फॉर्मर मतलब मैंने बता दिया गौरव, पास्ट। सो इज इट, अच्छी बात है ना पीयूष, व्हाई इट इज नॉट गुड एंड व्हाई यू हैव टू रेक्टिफाई इट। जस्ट गो थ्रू द सेक्शंस, चेक कर लेना एक बार दैट सेक्शन सही है और प्रोविजन सही है, दैट इज इट। यस, एग्जैक्टली। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों का, चलो पढ़ाई करो। अर्शी, इसमें चार्ट की नीड ही नहीं है, पूरा चार्ट के थ्रू तो पढ़ाया है, पूरा का पूरा प्रोसीजर। मेरे साथ रिवाइज करो एक बारी, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रिवाइज, क्या रिकॉल करना है, सेक्शन 217, किसी और को रिकॉल मत करना, अभी सेक्शन 217 रिकॉल करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द फॉर्मर ऑफिसर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज, एजेंट, एम्प्लॉयज, ऑफिसर, एजेंट की, दैट वो इंस्पेक्टर को सारी के सारे बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करके दे और उन्हें असिस्टेंस करके देगा, ओके। सेकेंडली, इंस्पेक्टर चाहे तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी बोल सकते हैं अपने
बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करो, मेरे साथ बोलोगे। थर्ड हमने देखा इंस्पेक्टर ये बुक्स एंड पेपर्स को रिटर्न करेगा 180 डेज में, जिससे लिए कंपनी फर्म इंडिविजुअल उसे फिर से बुक्स एंड पेपर्स चाहिए, एक और रिटर्न नोटिस भेज के फर्दर 180 डेज के लिए बुक्स एंड पेपर्स ले लेगा। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चौथा, इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, ठीक है, एग्जामिन करेगा ऑन ओथ। जब वो ऑन ओथ एग्जामिनेशन करेगा, इन दैट केस नोट्स ऑन एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग, राइटिंग में नोट्स एंड एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, रीड ओवर किया जाएगा और उसको साइन करवाया जाएगा। इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को बोल सकता है पर्सनली अपीयर होना है उसके सामने। यहाँ पर अगर एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल हमें चाहिए होगा। आफ्टरवर्ड्स हमने एक और पार्ट देखा कि यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट मे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द फॉरेन स्टेट, वो फॉरेन स्टेट के साथ एक अग्रीमेंट में आएगा। और अग्रीमेंट किस चीज़ का? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का, टू हेल्प इन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी इस इंस्पेक्टर को लगता है दैट हमारा एविडेंस एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय क्या है? आउटसाइड इंडिया है, तो मैं एक एप्लीकेशन भेजूंगी कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया में। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया में एडवांस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा। कहाँ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा? उस कोर्ट में, उस कंट्री के कोर्ट में जहाँ पर हमें लगता है हमारा एम्प्लॉय है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसे एग्जामिन करो। उस पर्सन को ओरली एग्जामिन किया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाएगा, उसको बोला जाएगा उसके पोजीशन में जो भी डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन है वो आपको फर्निश करना है, एंड वो सारी कॉपीज इंडिया में भेज दी जाएगी। जैसे ही कॉपीज और एविडेंस आ जाती है वी विल डीम्ड, जैसे कि एविडेंस कहाँ कलेक्ट किया है? इंडिया में कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया अभी पूरा? सेक्शन 217 क्या मेरे साथ रिकॉल हो गया? चलो नेक्स्ट चले। अभी बहुत छोटू छोटू से सेक्शन है, फटाफट ये सेक्शन नोट डाउन करो हमारी सेक्शन लिस्ट में, विच सेज प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 218, सेक्शन 218 क्या बोलता है? एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन करना है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मीन्स इन्वेस्टिगेशन हो रही, ध्यान से लॉजिकली समझेंगे, कंपनी है, समझते हैं गोलमाल लिमिटेड में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इस पर्सन पे शक है। लेट्स अज्यूम हमें लगता है कि ये जो मिस्टर कालिया है, ये हमारी, मिस्टर कालिया गायब हो गया, मिस्टर कालिया हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, और हमें लगता है इस पर्सन की वजह से पूरी की पूरी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही, कंपनी का नाम खराब हो रहा है, तो क्यों ना इस पर्सन को हम सस्पेंड कर दे, ठीक है, क्यों ना इस पर्सन के साथ हम इसे रिमूव कर दे, इस जिस पोजीशन पे उस पोजीशन से उसको नीचे की पोजीशन पे लिया है। एंड दैट इज वाई ऐसा होता है, कंपनीज ऐसा करती हैं, एंड दैट इज वाई सेक्शन 218 इंट्रोड्यूस हुआ, जो बोलता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अभी कोर्ट में, इन दैट केस ये काम आप नहीं कर सकते हो विदाउट दी अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, बिना ट्रिब्यूनल की अप्रूवल के नहीं कर सकते हो। तो इससे क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, दीदी अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो क्या हम कर सकते? हाँ जी, तो कर सकते हो। ये बोलता है आप इन काम को नहीं कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। क्या नहीं कर सकते हो? लेट्स अज्यूम हमारा एम्प्लॉय है मिस्टर कालिया, तो मिस्टर कालिया को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो और उसे सस्पेंड नहीं कर सकते हो। इट मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज या सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर सकते हैं। कैसे? उसको डिसमिस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, रिडक्शन इन रैंक, वो जिस पोजीशन पे उससे रिड्यूस कर दो उसका रैंक, वो भी पॉसिबल नहीं है। और ना ही आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर सकते हो, उसकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन उसके डिसएडवांटेज में, ये काम आप नहीं कर सकते हो विदाउट दी अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपका PYQ भी आया हुआ है ICSI का, डिस्कस करेंगे हम
अगर टाइम परमिट करता है तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो सेक्शन 218 बोलता है एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल ये 3 काम नहीं कर सकते। कौन से नहीं कर सकते? डिस्चार्ज और सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं, डिसमिसल से, रिमूवल से और रिडक्शन इन रैंक से, एंड थर्ड उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की चेंज नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज। तो अभी सुनना, आपने ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई किया कि मिस्टर कालिया को हम डिसमिस करना चाहते हैं, तुमने ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई किया है। इन दैट केस ट्रिब्यूनल को रिप्लाई करना है। कोई पर्सन है, इन्होंने ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई किया, ट्रिब्यूनल कौन? एनसीएलटी के पास अप्लाई किया है। एनसीएलटी को रिप्लाई करना है विद इन 30 डेज। रिप्लाई कितने दिन में करना है? 30 डेज में। अच्छा 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं किया एनसीएलटी ने, इन दैट केस हम मान लेंगे डीम्ड अप्रूवल। मतलब ट्रिब्यूनल बोल रहे हैं निकाल दो, डिसमिस कर दो, ट्रिब्यूनल को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोलता है? आपने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल के पास कि हम मिस्टर कालिया को निकालना चाह रहे हैं, ट्रिब्यूनल हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। अगर ट्रिब्यूनल 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं करता है, इन दैट केस डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। जैसे कि ट्रिब्यूनल ने बोल दिया निकाल दो, वही बोला है। इफ द ट्रिब्यूनल डज नॉट अप्रूव और रिजेक्ट विद इन 30 डेज, 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं करा है आपने, तो उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? अभी आपने ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन भेजी, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन भेजी और ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि नहीं इसे नहीं निकालना है। अगर आपका एप्लीकेंट डिससैटिस्फाइड है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने मना किया, ऑब्जेक्शन रेज किया है, इन दैट केस आप 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। और ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ जाएगी? एनसीएलटी की अपील जाएगी एनक्लेट में, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। समझते हैं? ये आपका एप्लीकेंट है, ठीक है, ये कौन है? हमारा एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट ने ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन भेजी है, किस पर्सन को रिमूव करना है, मना कर दिया ट्रिब्यूनल ने, रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये एप्लीकेंट तो डिससेटिस्फाइड है, तो ये जो डिससेटिस्फाइड एप्लीकेंट है ये कहाँ अपील करने वाला है? ये इसकी अपील करेगा एनसीएलटी के पास। ही विल मेक एन अपील टू द एनसीएलएटी। कितने दिनों में अपील करेगा? 30 डेज में अपील करेगा। आई बी वेरी क्लियर ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। और उसका डिसीजन फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा। एंड एनसीएलईटी का डिसीजन फाइनल एंड विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न्ड। एब्सोल्युटली परफेक्ट। कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं? 218। एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। 3 एक्शंस नहीं ले सकते हो, डिस्चार्ज सस्पेंड नहीं, पनिश नहीं करना है, चेंज नहीं करनी है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिज डिसएडवांटेज। एप्लीकेंट एप्लीकेशन भेजेगा एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी 30 डेज में ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। एनसीएलटी ने 30 डेज में रिजेक्ट कर दिया। इफ द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये एप्लीकेंट क्या करेगा? एप्लीकेंट यहाँ पर अपील करेगा एनसीएलटी के पास, ठीक है। नहीं नहीं पीयूष, ऑप्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, एनसीएलटी का डिसीजन ही फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट देखें हम लोग। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या बोला है आप लोगों का? सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर। सेक्शन 220 बोलता है डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा इंस्पेक्टर के थ्रू। बट यार मुझे सोच के बताओ ना, हमने ऐसा प्रोविजन अभी अभी यानी कि लास्ट क्लास में देखा था, सर्च एंड सीजर वाला, वो भी तो सेम बात करता था, वो भी तो बोलता था सर्च करो फिर सीज करो, और ये भी ये बोल रहा है, तो डिफरेंस क्या है? देखो,
उस प्रोविजन में आपने देखा था स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करेगा, जब स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करेगा तो उस केस में आरओसी और इंस्पेक्टर सर्च करके सीज करेंगे। इट मीन्स आरओसी और इंस्पेक्टर के पास खुद से पावर नहीं थी सेक्शन 209 में। मोर ओवर जब सेक्शन नंबर 209 पढ़ा हमने तब इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ही चल रहा था, तभी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर को लगता है दैट बुक्स एंड पेपर्स आर लाइकली टू बी, क्या होने वाला है, बुक्स एंड पेपर्स का डैम एफएस होने वाला है। इट मीन्स डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड या सिक्रीटेड होने वाला है। तो इंस्पेक्टर क्या करने वाला है, इंस्पेक्टर विथ विल एंटर करेगा इस प्लेस में विथ सच असिस्टेंस जहाँ बुक्स एंड पेपर्स रखे हैं, और बुक्स एंड पेपर्स को यहाँ पर सीज करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आया। वहाँ पर स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत थी, बट सेक्शन 220 में इंस्पेक्टर के पास पावर है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो सर्च करके सीज कर सकता है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव बुक्स एंड पेपर्स आर लाइकली टू बी डैम एफएस, तो सर्च एंड सीज कर सकता है। अच्छा, कब तक वो बुक्स एंड पेपर्स रखेगा अपने पास, जनरली हम क्या पढ़ता है 180 डेज तक, ठीक है, 180 डेज तक वो बुक्स एंड पेपर्स अपने पास रखेगा। लेकिन बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यहाँ पर बोला है आपको बुक्स एंड पेपर्स कब तक रखने हैं, अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ना आ जाए तब तक आप बुक्स एंड पेपर्स को रख सकते हो अपने पास। अच्छा, इंस्पेक्टर रिटर्न करने से पहले बुक्स एंड पेपर्स की कॉपीज ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है यहाँ पर, और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी प्लेस कर सकता है। ठीक है, 217 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स बोलना है, 218 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम डायरेक्ट आए 220 पे, यहाँ पर सीजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर। क्यों, क्योंकि 219 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 210, 213, 216, 219, तो 219 हमने पढ़ लिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट बोला गया 221 जो बोलता है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 221। ये क्या बोला है यहाँ पर, असेट्स को फ्रीज कर दो। कैसे, रेफ्रिजरेटर में जाके फ्रीज कर देंगे क्या, असेट्स को फ्रीज कर दो कंपनी के जब इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ना 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 ना, यहाँ पर एसेट्स को बोला जाएगा स्टैचू। क्या बोला जाएगा, एसेट्स को स्टैचू हो जाओ। मीन्स आप असेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हो यहाँ पर। सो बेसिकली जब भी कंपनी में इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है दैट इट इज नेसेसरी टू फ्रीज द असेट्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कंपनी को कि आपके असेट्स को फ्रीज कर दो, स्टैचू कर देंगे यहाँ पर हम। सो यहाँ पर बोला गया है एनसीएलटी के पास पावर है टू फ्रीज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जब एनसीएलटी को ऐसा लगता है। सो इन सारे केसेस में एनसीएलटी के पास पावर है, एनसीएलटी क्या करेगा यहाँ पर, एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा टू फ्रीज द एसेट्स। सबसे पहला जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस किया है, तो एनसीएलटी बोल देगा भैया एसेट्स को फ्रीज कर दो, अभी आप सेल नहीं कर सकते हो। ये होता है फ्रीजिंग का मतलब, राइट। उसकी जो पोजीशन है, जैसी पोजीशन है वैसी ही रहेगी। अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कंपनी में, उससे रिलेटेड आपको लगता है इट इज़ नेसेसरी, तो असेट्स का फ्रीजिंग का ऑर्डर आ जाएगा। मेंबर्स ने कंप्लेन करी अंडर सेक्शन 244, याद करो, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट के अंदर कंप्लेन करिए। कोई एक ऐसा क्रेडिटर है जिसका 1,00,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, 1,00,000 रुपए मांगता है अभी वो कंपनी से, कंपनी में तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो पर्सन भी बोल सकता है एनसीएलटी को, इफ एनसीएलटी सेटिस्फाइड तो वो ऑर्डर पास करेगा फ्रीजिंग द असेट ऑफ कंपनी। और कोई और पर्सन जिसके पास रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव, ये सभी लोग में से कोई भी बोल सकता है एनसीएलटी को, एंड ट्रिब्यूनल हैज द पावर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनी को टू फ्रीज द एसेट्स ऑफ द कंपनी। गिव इट अ रीड, एक बार रीड करो। यस पीयूष, बताती हूँ मैं।
हाँ जी। सो बेसिकली सीजर एंड फ्रीज ऑफ असेट्स में क्या डिफरेंस है? सीजर मतलब होता है आप उसकी कस्टडी ले रहे हो, ओनरशिप अभी भी किसी और के पास ही है, कंपनी के पास ही ओनरशिप। व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसका पोजेशन लेकर जा रहे हो, आप कस्टडी ले रहे हो, वो होता है हमारा सीजर। फ्रीजिंग ऑफ असेट्स में बेसिकली एनसीएलटी बोल रहा है आपके पास ही रहेगी, कंपनी की कस्टडी में ही रहेगी सारी चीजें, बस आप उसे सेल नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड हमारा यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। पढ़ लिया हमने, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज, सेक्शन नंबर 222। 222 क्या बोलता है यहाँ पर? आप सिक्योरिटीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। यस यस, वो जो सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर्स, इन पर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बट आखिरकार ट्रिब्यूनल क्यों क्यों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा हमारे सिक्योरिटीज पे? तो जरा मुझे बताओ, वो इन्वेस्टिगेशन याद है? इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, राइट? इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रहा है? कंपनी की ओनरशिप में हो रहा है। जनरली ट्रिब्यूनल कब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा सिक्योरिटीज पे? जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। वी वांट टू सी कौन ऐसा पर्सन है हु इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ कंपनी, कौन कंपनी की पॉलिसी को कंट्रोल करता है या मटेरियली इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड, हम देखना चाहते हैं किसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कौन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अभी वो पर्सन बचने के लिए क्या कर सकता है? हो सकता है अपने सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ओनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, दिव्यांश एसबीओ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, बट उस वो नहीं पता करना चाहता है, वो नहीं पता लगाना चाहता है कि एसबीओ है। इन दैट केस वो अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेगा, ए को, बी को, सी को, डी को, इन सभी को अपने सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रहा। एंड दैट इज वाई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर भी पता नहीं लग पाएगा। सो ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है दैट इट इज नेसेसरी, ट्रिब्यूनल को लगता है जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम पता नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकता है अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है दैट फैक्ट्स कैन नॉट बी फाउंड आउट अंटिल सर्टेन रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड, ट्रिब्यूनल को लगता है हम फैक्ट फाइंड ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम ये रेस्ट्रिक्शंस ना लगा दे। सो हियर इन दिस केस ट्रिब्यूनल मे पास एन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेलिवेंट फैक्ट्स यहाँ पर ये ऑर्डर कब तक के लिए रहेगा, ये रेस्ट्रिक्शंस कब तक के लिए रहेंगे? तो यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं आपकी सिक्योरिटीज पे, ठीक है? मैक्सिमम कब तक रहेंगे? 3 इयर्स रहेंगे। प्लीज गिव इट अ रीड, एक बार दोनों पॉइंट को पढ़ लो। क्या पढ़ा हम लोगों ने? 222, that is imposition of restrictions on the securities. Are we very clear? चलो, नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर रिपोर्ट, जो बात करता है सेक्शन नंबर 223 के बारे में। यहाँ पर ये क्या बोलता है? अरे एक इंस्पेक्टर रिपोर्ट तो हमने सेक्शन 208 में भी देखी थी। दिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट। वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट कब थी? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के दौरान थी। ये कब हो रही है? इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हो रही है। जब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस टाइम पर इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट बना के सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिस रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट जो आपने सेक्शन 208 में पढ़ा था, और ये रिपोर्ट अलग है जो आपने सेक्शन 212 में पढ़ा था। सो यहाँ पर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 223 टोटली डिफरेंट होगी फ्रॉम द रिपोर्ट जो सेक्शन 212 में हमने देखा था। यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स सबमिट करता है गवर्नमेंट को। मैम ये इंटरिम रिपोर्ट क्या होता है ये बेटा? सो इंटरिम रिपोर्ट इज बेसिकली द रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप कुछ डिटेल्स, कुछ इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हो। अभी तक योर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट येट कंप्लीटेड, अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है, बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन
इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू टेल सम इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। इन दैट केस हम एक इंटरिम रिपोर्ट बनाते हैं और ये इंटरिम रिपोर्ट हम भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर अपनी सारी इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट करता है गवर्नमेंट को, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, कंक्लूड होने के बाद फाइनल रिपोर्ट भी भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये रिपोर्ट किस में होगी? ऑब्वियसली राइटिंग में रिपोर्ट बनानी रहेगी, ठीक है। यस, कॉपी जो है रिपोर्ट की वो मेंबर्स भी ले सकते हैं। अभी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी है, मेंबर्स के पास अथॉरिटी है, वो कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्रेडिटर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा पर्सन यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता है जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ था। कैसे ऑब्टेन करेंगे? दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल समझो, चेतना इज अ मेंबर ऑफ गोलमाल लिमिटेड, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था गोलमाल लिमिटेड में, चेतना चाहती है इस इंस्पेक्टर रिपोर्ट की कॉपी देखना। इन दैट केस चेतना यहाँ पर एप्लीकेशन भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसे कॉपी मिल जाएगी। अच्छा, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए प्रॉपरली, इट मीन्स साइंड एंड सील्ड होनी चाहिए। एंड दैट इज अबाउट हमारा सेक्शन 223। 217 पढ़ा हमने, 218 पढ़ा, 219 लास्ट क्लास में पढ़ा, 220, 221, 222 और 223। क्या ये क्लियर है? अच्छा, कैसे याद कर सकते हो आप लोग इस चीज़ों को? 221 बात करता है असेट्स को फ्रीज करने के बारे में हमारा, 222 बात करता है सिक्योरिटीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का। सो 221 222 गया। 223 इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बारे में, 220 सर्च एंड सीजर के बारे में था, 219 हम पढ़कर आए थे, 218 था प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर, 217 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। मेरे साथ बार बार रिकॉल करते जाना, खुद की ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस, राइट? यस यस विनीत, मतलब मैं अनब्लॉक नहीं कर सकती, मैं करवा दूंगी आईटी पर्सन को बोल के, डोंट वरी। चल, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी सुनो मेरी बात, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो यहाँ पर इट इज़ नेसेसरी कि एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा। तो उस एक्सपेंसेस को कौन बियर करेगा? उस खर्चे को कौन बियर करेगा? हमारे इन्वेस्टिगेशन के। ये पॉइंट बोलता है आपका सेक्शन नंबर 225। तो शुरू शुरू में बोला है इस एक्सपेंसेस को इनकर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपेंसेस को इनकर करेगा एंड देन उसे रीइंबर्स कर लेगा किसी और से। रीइंबर्स मतलब क्या होगा? वापस ले लेगा। अच्छा, रीइंबर्समेंट का आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब आप सीएस की इंटर्नशिप करोगे एंड मान लो आपको किसी काम से एनसीएलटी जाना पड़ रहा है, सेबी जाना पड़ रहा है, इन दैट केस वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा। तो पहले तो आप खुद उस कॉस्ट को बियर करोगे, आफ्टरवर्ड्स वो कॉस्ट रीइंबर्स हो जाएगा कंपनी की तरफ से। एंड वही चीज़ यहाँ पर बोली है, इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस कौन बियर करने वाला है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है एंड बाद में इनमें से कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को रीइंबर्स कर लेगा। सो सबसे पहला बोला गया है वो पर्सन जिसे कन्विक्ट किया गया है प्रोसिक्यूशन में और जिसको ऑर्डर किया है। मतलब भैया तुम्हारी वजह से फ्रॉड हुआ था और तुम्हें पकड़ने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो आप कन्विक्ट हो गए हो प्रोसिक्यूशन में, तो अब आपको पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये पहला पर्सन हुआ। दूसरा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके नाम पर प्रोसीडिंग्स ब्रॉट इन हो रही है। अच्छा, गोलमाल लिमिटेड में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, सो पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे खर्च कर दिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रीइंबर्स करेगा? या कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट रीइंबर्स करेगा जिसके नाम पर प्रोसीडिंग्स हो रही है यहाँ पर। ठीक है मैम, दो चीज़ें समझ आ गई। ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट हुआ है प्रोसिक्यूशन में उसको ऑर्डर करेंगे पे करने के लिए। दूसरा, ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर जिसके नाम पर प्रोसीडिंग्स हो रही है। नेक्स्ट बोला गया, अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होती है, कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है यहाँ पर, इन दैट केस कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर यहाँ पर रीइंबर्स कर सकता है। सेकेंडली, एप्लीकेंट रीइंबर्स करेंगे।
बेटा एप्लीकेंट क्यों बोला गया है? याद करो सेक्शन नंबर 213। 213 में क्या था? इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन एप्लीकेशन करते थे, मेंबर या एनी अदर पर्सन? तो अभी जिसने एप्लीकेशन करी है ना, जो एप्लीकेंट है सेक्शन 213 के अंदर, वो रीएम्बर्स करेंगे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट मीन्स गवर्नमेंट को तो पैसा रीएम्बर्समेंट होगा ही होगा, इनमें से कोई भी कर सकते। एक बार रीड करो, रीड कर लीजिए इसे एक बारी। ठीक है, डन है? इज इट डन? ऋषि कुमारी अभी तक तो नहीं आई है। आई एम टॉकिंग अबाउट जून, तो कब से आ गई है, राइट? और दिसंबर की बात करें तो भी, so, जून की डेट शीट तो कब से आ गई है बेटा? गूगल पर सर्च करो, 1 जून से एग्जाम्स होते हैं आपके। ठीक है, चल। यस यस, सेक्शन 224 अब पढ़ाया जाएगा बेटा आपको। ये क्लियर है हमारा। तो अभी एक सेक्शन है जिसे नोट डाउन करो मेरे संग, दैट इज हमारा सेक्शन नंबर 214। ये सेक्शन क्या बोलता है? हमने 214 नहीं पढ़ा है ना। सेक्शन 214 क्या बोलता है आपका? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट, प्लीज नोट इट in expenses of investigation. If you have e notes then I would request you कि आप अपने e notes में भी नोट कर सकते हो, जिससे आप पढ़ रहे हो तो आप e notes में एक साइड में से नोट कर देना, ठीक है? सो दैट इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी उसमें आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सबसे पहला सिक्योरिटी कौन देता है वो देख लेते हैं, ठीक है? एक बार मैं चार्ट लिखवा देती हूँ, देन वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। सो व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था बेटा? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करता था, राइट? यहाँ पर बोला गया इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले कुछ सिक्योरिटी लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को अपॉइंट होने से पहले, बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, मैं रिक्वायर द एप्लीकेंट को बोलेगा, जिसने एप्लीकेशन भेजी है, एप्लीकेंट को क्या बोलेगा? टू गिव सिक्योरिटी, कि भैया सिक्योरिटी दो यहाँ पर। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी सिक्योरिटी के लिए बोल सकता है वो? 25,000 रुपीज़ के लिए यहाँ पर बोल सकता है। इट शुड नॉट एक्सीड 25,000, तो मैक्सिमम सिक्योरिटी अमाउंट आप एप्लीकेंट से ले सकते हो, दैट इज 25,000 रुपीज़। इसको समझाया जाएगा, डू नॉट वरी। थर्ड बोलता है सच सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी दी है, शैल बी रिफंडेड
to the applicant if investigation results in prosecution। एक बार रीड कर लो इसे, फिर समझाती हूँ मैं। जस्ट रीड इट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार रीड कर लो। यस आयुष, कर सकते हो, नो वरीज। पर आई वुड इंसिस्ट, अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैकलॉग्स वो अटेंड कर लो जो ऑलरेडी लाइव हो चुके। इज इट डन? रीड कर लिया हमने। चलो, सो बेसिकली सेक्शन 214 क्या बोलता है? बहुत छोटे छोटे से मिसलिनियस सेक्शन है, इसलिए मैं एंड में करवा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उसको हमने लिंकेज करके पढ़ा है। सेक्शन 214 बोलता है आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा कॉस्ट के लिए और एक्सपेंसेस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट होने से पहले यहाँ पर एप्लीकेंट को बोलेगा कि कोई सिक्योरिटी अमाउंट दो। वो सिक्योरिटी अमाउंट मैक्सिमम 25,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और यही सिक्योरिटी अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेंट को रिफंड करेगा, लेकिन कब रिफंड करेगा? इफ़ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है हाँ दाल में कुछ काला था और अभी तो केस फाइलिंग होगी। अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो जाएगा, इन दैट केस वो पैसा रिफंड हो जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? ओके। हो सकता है आपको मॉड्यूल में एक सेक्शन दिखेगा जहां पर आपको अलग अलग टर्नओवर के अकॉर्डिंग बता रखा है कितनी फीस इंस्पेक्टर का देना है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट इंस्पेक्टर का देना है। दैट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न, एंड इसीलिए ये यहाँ पर कवर नहीं किया। बस मैक्सिमम याद रखना 25,000 दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं हम लोग, विच सेज हमारा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो है कंपनी का एक्सेट्रा नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। इट्स ओके अगर ये वाले सेक्शंस आप लर्न नहीं करते हो तो इट्स इज ओके, राइट। सो ये बोलता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएगी। अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं जाएगी, इस रीज़न से कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो कंपनी को वॉलेंट्री वाइंड अप कर रहे हैं। वॉलेंट्री वाइंड अप मतलब होता है आप अपनी इच्छा से कंपनी को बंद कर रहे हो, कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हो। सो इफ एट ऑल कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी कंपनी में, इट विल नॉट बी स्टॉप्ड और नॉट बी सस्पेंडेड सिर्फ इस रीज़न से कि आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहे हो। अब इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रुकने वाली है यहाँ पर, राइट। सो अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एप्लीकेशन भेजिए सेक्शन 241 के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की, कंपनी ने एसआर पास कर दिया है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए, तो भी कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रुकेगी। या कोई और प्रोसीडिंग हुई है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी। सेक्शन 226 सिंपल सी लाइन में एक बात बोलता है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई ना, कभी नहीं रुकने वाली है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन रुकेगी नहीं, सस्पेंड नहीं होगी, इस रीज़न से कि हमने तो एप्लीकेशन भेजी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए, इस रीज़न से कि कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, या थर्डली कोई और प्रोसीडिंग्स हो रही है वाइंडिंग अप की और ट्रिब्यूनल के सामने हमारा पेंडिंग है। इन तीनों में से किसी भी रीज़न से आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं 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 रुकेगी। आर वी वेरी क्लियर? तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर, सेक्शन 227
legal advisors and bankers not to disclose certain information. We know कि हमारी कुछ informations legal advisors के पास होती है, that is lawyers के पास होती है, और bankers के पास भी होती है. उन्हें बोल दिया कि आपको कुछ information को यहाँ पर disclose नहीं करना है, यानी कि ट्रिब्यूनल को भी नहीं बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं बताना है, आरओसी को भी नहीं बताना है. इवन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया, उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी. रीजन बीइंग, लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स के पास आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है, आपको इन्हें सब कुछ सच सच बताना होता है, राइट. सो इसीलिए बोला गया है उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, किसी भी नहीं बतानी है. कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को जैसे सीजी ने अपॉइंट किया. सो लीगल एडवाइजर क्या बता सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेम और एड्रेस बता सकता है उसके क्लाइंट का, और कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है आपको, राइट. तभी से आप सेक्शन की बात कर रहे हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर बोला गया बैंकर्स, जो भी आपकी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या किसी भी पर्सन के, उसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है रिलेटेड टू देयर कस्टमर्स यहाँ पर. तो आप अगर लीगल एडवाइजर्स हो, आपको भी कोई बात नहीं बतानी है. किसे नहीं बतानी है, ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, इंस्पेक्टर को नहीं बताना है. एक्सेप्ट आप नेम एंड एड्रेस बता सकते हो. आपकी कंपनी का जो बैंकर है या बॉडी कॉर्पोरेट का जो बैंकर है या किसी पर्सन का जो बैंकर है, उसे भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं बतानी है. अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, अपने बॉडी कॉर्पोरेट की इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, और अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी नहीं बतानी रहेगी. आर वी वेरी क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज. तो अगर कोई फॉरेन कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? सिंपली सा बोला है, वहाँ पर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे सेम टू सेम जो नॉर्मली कंपनीज पे हो रहे हैं. तो सेम इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए, क्या वो फॉरेन कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है? 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो है वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा क्या फॉरेन कंपनीज पे? यस यस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब इन द सेम वे वो एप्लीकेबल होंगे आपकी फॉरेन कंपनीज में भी. ठीक है, यहाँ तक क्या क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है, जितने भी सेक्शंस गिवन थे वो सभी क्लियर हो चुके हैं. मैम, ट्रिब्यूनल थ्रू इन्वेस्टिगेशंस का एक्सपेंसेस कौन भरेगा? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है एक बार सारे एक्सपेंसेस, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देता है. विनीत, ओके. आरुषि, मुझे मैसेज कर देना फ़ोन नंबर, सो मैं उन्हें अनब्लॉक करा दूंगी. जो भी बच्चे ब्लॉक हो गए वो अनब्लॉक हो जाएंगे. जस्ट मैसेज विद द नंबर, उनका रजिस्टर्ड नंबर बता देना. तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी टू फेस द इन्वेस्टिगेशन. अभी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रही, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट अस अज्यूम कि हमारी गोलमाल लिमिटेड में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और सीएस कौन है? कौन सीएस बनना चाहेगा? मैं बन जाती हूँ, ठीक है. मिस मेहंदी कंपनी सेक्रेटरी है यहाँ पर. इन दैट केस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करे कंपनी में, उससे पहले इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी कि आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दो, और इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एकदम बेसिक समझना इस चीज़ों को. इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुम्हें पता है तुम किसी कंपनी के सीएस हो और उस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देन एज अ सीएस आपको एडवाइजेबल है कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें ये बेसिक डिटेल्स होगी. क्या क्या डिटेल्स होगी? कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन. कैन आई से द नेम ऑफ अ कंपनी? रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है आपकी कंपनी का? कोई ब्रांचेस है तो वो बता दो कंपनी की. कंपनी का सिन नंबर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी की, ठीक है. कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है वो बता दो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या है. डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं क्या? बैंक से फाइनेंस लिया है, पब्लिक से डिपॉजिट्स लिया है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो उसका टर्म क्या है?
क्या रीपेमेंट हो जाता है टाइम पर, कंपनी कोई डिफॉल्ट तो नहीं करती है, ये सारी चीजें आपको बता देनी है, कितने अमाउंट का लिया है। नेक्स्ट, वेदर द एनुअल फाइलिंग ऑफ द कंपनी इज अप टू डेट और नॉट, कंपनी को एनुअली फाइलिंग करनी होती है, क्या ये एनुअल फाइलिंग अप टू डेट करती है, इट मीन्स ड्यू डेट से पहले करती है ना, बाद में तो नहीं करती है फाइन के साथ, ये आपको बताना रहेगा। इवेंट बेस्ड फाइलिंग कंप्लीटली हो गई है क्या, जो भी इवेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनीज में फाइलिंग होती है, तो क्या वो फाइलिंग कंप्लीटली हुई है, ये रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, आपकी कंपनी ने किसी और फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, उस केस में वो अग्रीमेंट हमें बता दो यहाँ पर। मैनेजमेंट की हिस्ट्री बतानी है, मैनेजमेंट मतलब कौन आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए कि मैनेजरियल पर्सनल्स आ गए, एमडी मैनेजर आ गया है, उनकी हिस्ट्री क्या है पास्ट की, यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कौन है, कौन सी कंपनीज में पहले उनका मैनेजमेंट यहाँ पर था। अच्छा, सीएस को स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, हमने देखा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, ये जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, मिनट्स बुक है, क्या वो मेंटेन कर रखी है क्या आज की तारीख तक, अप टू डेट मेंटेन्ड है या फिर नहीं है। कंपनी में इंटरनल चेक्स और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली फॉलो किए हैं क्या, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना कंप्लाइंस कैलेंडर बना होता है, विच इज़ हमें पता है कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंसेस होते हैं, इस डेट पर ये फाइलिंग हो जानी चाहिए, एलएलपी है तो ये वाली फाइलिंग कर दो, कंपनी के अकॉर्डिंग ये कर दो, लिस्टेड कंपनी है तो ये कर दो, और अगर नहीं होता है तो इंटरनली पता चल जाता है। तो यहाँ पर बोला गया यू हैव टू सी क्या कोई इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। कंपनी सारे कंप्लाइंसेस करती है, कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के कंप्लाइंसेस हो रहे हैं क्या, बाकी एक्ट के जो कि कंपनी पे एप्लीकेबल है, बाकी एक्ट भी कंपनी पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है तो हो सकता है सेबी एक्ट एप्लीकेबल हो यहाँ पर, ठीक है, एससीआरए एप्लीकेबल हो, डिपॉजिटरीज एक्ट एप्लीकेबल हो, एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, कंपनी इशू कर रही है तो आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, क्या ये एक्ट कंपनीज कंप्लाई कर रही है, कंपनीज एक्ट के अलावा वो भी आपको बताना रहेगा। कोई लोन्स लिया है, लोन्स एडवांस किया है डायरेक्टर्स को तो एज पर प्रोविजंस किया है ना, एक्ट यहाँ पर फॉलो किया है ना, सेक्शन 185 के हिसाब से आपने लोन दिया है। मिसमैनेजमेंट हुआ या कोई इरेगुलरिटी हुई है कंपनी में तो एग्जाम्पल दे दो, मतलब अगर कोई ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ था तो बता दो, इंस्पेक्टर को एक रिपोर्ट में प्रिपेयर करके दे दो। कंपनी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, वो भी आपको बताना रहेगा और क्यों चल रहे हैं रीजंस के साथ। एम्प्लॉयज के साथ क्या रिलेशन है मैनेजमेंट का, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में बता दो। अच्छा, ऑडिटर से रिलेटेड बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ऑडिटर से रिलेटेड उनका नाम और एड्रेस क्या है वो बताओ, बिकॉज ऑडिटर इज दैट पर्सन जो वेरीफाई करता है कंपनी में सब सही चल रहा है ना, वो ऑडिटर स्टैट्यूटरी हो सकता है, सेक्रेटेरियल या कॉस्ट ऑडिटर, बट उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बतानी रहेगी। एंड दैट इज इट अबाउट आवर चैप्टर नंबर 12। टॉकिंग अबाउट क्या सारे पॉइंट्स याद करने हैं, नॉट नेसेसरीली, बट मेक श्योर टू लर्न एटलीस्ट 12 to 13 पॉइंट्स, ठीक है। ओके, श्योर श्योर चेतना, सो मेक श्योर टू लर्न एटलीस्ट 12 to 13 पॉइंट्स, इतने हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिलीव में इट इज अ बोनस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। अभी क्या करें, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो, जस्ट अ सेकेंड। मैम हम नहीं देखना चाहते तो भी आप दिखाओगे, बात तो सही है तुम्हारी, सो चलो देख लो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, रीड इट, पढ़ो।
चलो, एम आई परफेक्टली ऑडिबल? एक बार देखिए इसका आंसर। परफेक्ट, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। सेक्शन 221, ओके, फ्रीजिंग ऑफ असेट्स। चलो लेट्स सी, एक बार वी विल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल हैज अ रीजनेबल ग्राउंड। ट्रिब्यूनल को लगता है दैट अ रिमूवल, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ फंड्स, assets or properties of the company is likely to take place in a manner जो कि प्रेजुडिशियल होगा टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, इन दिस कनेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट किया कंपनी के लीगल एडवाइजर को एंड बैंकर्स को टू डिस्क्लोज एंड फर्निश अ कॉपी ऑफ रेलिवेंट कम्युनिकेशन मेड बाय देम टू द कंपनी। इन्होंने लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स को बोला आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू शेयर एनी डॉक्यूमेंट और डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन। मना कर दिया लीगल एडवाइजर ने और बैंकर्स ने यहाँ पर, रिलेटेड टू देयर क्लाइंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ट्रिब्यूनल चाहता है ये 3 ऑर्डर पास करना। In the light of provisions of the Companies Act 2013, analyze करो whether the tribunal has the power to do so in respect of above situation। क्या ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है? पहले ऑर्डर पे देखते हैं, which is to freeze the assets of the company। We know yes, tribunal has the power to freeze the assets of the company। ऐसा ट्रिब्यूनल कर सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर कर सकता है? सेक्शन 221, राइट। सो हमें सेक्शन पता है, सबसे बेस्ट पॉइंट हो गया आप यहाँ पे सेक्शन लिखोगे दैट 221 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल यहाँ पर कंपनी के एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी पॉइंट जो आना चाहिए वो आपके ये क्वेश्चन वाला आएगा। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि असेट्स के सेल करने से, डिस्पोज करने से इट वुड बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। ये जो ऑर्डर होता है मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होता है? 3 इयर्स का होता है। सो बी इट इम्पोजिशन या रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो या आप एसेट को फ्रीज करने के लिए कह रहे हो, वो 3 साल के लिए आपका ऑर्डर रहेगा। 3 इयर्स के बाद फिर आप सेल कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है बेटा, माइक पास ही है चांदनी। नेक्स्ट है to punish the company for the contravention if any of the order of tribunal। अभी ये पॉइंट क्या बोल दिया है कि ये कंपनी को पनिश कर सकते हैं क्या? अगर कंपनी ने ये ऑर्डर को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, तो क्या कंपनी को पनिश कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यस, पनिशमेंट तो होगा। अभी क्या पनिशमेंट लिखोगे मुझे ये बताओ जरा, क्या पनिशमेंट लिखोगे? मैम हम तो एक ही पनिशमेंट लिख कर आएंगे, दैट मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। यही लिख कर आओगे क्या? पनिशमेंट हम यही लिखकर आने वाले। नेक्स्ट है, क्या वो कंपेल कर सकता है लीगल एडवाइजर्स को और बैंकर्स को टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन? सेक्शन 227 आप कंपेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कंपेल नहीं कर सकते हो। पूरा सेक्शन लिख के आना है। नो इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर या आरओसी बाय द लीगल एडवाइजर्स एंड बाय द बैंकर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेम और एड्रेस बता सकते हो। ठीक है, एक बार देखो कोई डाउट है तो बताओ। चलो देखो एक चीज बताती हूँ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हम मेजॉरिटी केसेस में पेनल्टी क्या लिखने वाले हैं? 25,000 to 1 लाख लिखने वाले हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी ये सही हो, इसके लिए प्रिपेयर होकर चलना। ठीक है, ये जरूरी नहीं ये सही हो। मैंने मेजॉरिटी बोला, इट मीन्स 80% चांसेस में आपकी ये पेनल्टी होगी। टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इवन दो हमने पेनल्टी ये लिखी है बट दिस इज नॉट द राइट पेनल्टी। इसकी जो राइट पेनल्टी है दैट इज मिनिमम 1 लाख
अगर आप ट्रिब्यूनल के कोई भी ऑर्डर को कॉन्ट्रावीन करते हो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स वाले, और मैक्सिमम इट वुड गो टू 25 lakhs। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि PYQ आया हुआ है, तो एक बार देख सकते हैं हम इस चीजों को। सेक्शंस याद आ जाएगा राज, अभी तो आज आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ना, तो कैसे लर्न होगा राइट। अभी पहली बार पढ़ा है तो कैसे लर्न होगा ना आपको ये चीज, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड। देखो जरा बेटा, ये आपके 5 ईयर क्वेश्चन ही है, इजीली आपको गूगल पर मिल जाएंगे, ICSI की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इट इज ऑफ June 24, ठीक है, June 24 का है, और ये पेपर है अभी लेटेस्ट आपके December 24 का। सबको मिल जाएगा ये चीज। क्या आया था December 24 में? द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड सर्टेन प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कंपनीज अफेयर्स एंड ग्रांट्स अ रेमेडी ऑफ अपील अगेंस्ट द एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लेन। 5 मार्क का क्वेश्चन है और पूरे के पूरे 5 मार्क्स पॉकेट में। इतना इजी क्वेश्चन आया था। पहले मुझे सेक्शन लर्न आ रहा है आप बच्चों को, तो पहले मुझे सेक्शन बताओ और किससे रिलेटेड बात कर रहा है ये, सेक्शन बता दो। जो भी याद आ रहा है, गलत होगा तो होगा, इट इज टोटली ओके। परफेक्ट, अंशु, भूमि, अलविना, प्रियांशी। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे? वी कुड इजीली एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 218 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में। जो भी आपने नोट्स में देखा आपको बस वही कंटेंट लिखना है, दैट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो आप एम्प्लॉयज पे विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ये पॉइंट होना चाहिए, विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल आप एक्शन नहीं ले सकते हो। क्या एक्शन नहीं ले सकते हो? हमने 3 केसेस देखे थे, उसको डिस्चार्ज और सस्पेंड नहीं कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो। पनिशमेंट्स कैसे होगा? डिसमिसल, देन आपका रिडक्शन इन रैंक और रिमूवल, और टर्म चेंज नहीं कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट का उसके डिसएडवांटेज में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताना है एप्लीकेंट एप्लीकेशन भेजेगा NCLT को। एप्लीकेंट क्या करेगा? NCLT को एप्लीकेशन भेजेगा। 30 days में अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, इफ नो रिप्लाई, तो आप उसको क्या मान लोगे? उसे मान लेंगे हम डीम्ड अप्रूवल। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर बोला रेमेडी है क्या कोई अपील की? यस यस यस, रेमेडी भी अपील की, तो वो पॉइंट लिखना ही लिखना है। इफ एप्लीकेंट इज डिससेटिस्फाइड, इफ एप्लीकेंट डिससेटिस्फाइड, उफ उफ उफ, रुको रुको रुको, हाँ जी, अगर एप्लीकेंट डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकता है? अपील करेगा 30 days में। किसके पास अपील करेगा? एनक्लेट के पास अपील करेगा। एंड दैट इज इट, पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपके ही रहेंगे। सो ये क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट December 24 के एग्जाम में। कहने से आप इजीली 5 मार्क स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। June 24 में जो आया वो भी हमने देख लिया, राइट, ये June 24 वाला भी हमने देख लिया है, और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। सो इजी चल रहा है सब कुछ, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपके सामने मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर ICSI की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट आई विल सजेस्ट यू, अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, आपको मिल जाएंगे ICSI की वेबसाइट पर, या गूगल पे आप डायरेक्टली सर्च करोगे गाइडलाइन आंसर्स, तो वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स सभी साथ में मिल जाएंगे। वन मोर वे इज, सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी मिल जाएगा ICSI की वेबसाइट पर।
मैं अब सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ का पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। सो चैप्टर नंबर 12 वाज द लास्ट चैप्टर जहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना रहेगा, ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इन्हें डाउनलोड कर लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो। कितने अटेम्प्ट के डाउनलोड करने हैं? दिसंबर 24, जून 24, ठीक है, दिसंबर 23, जून 23, बस दैट इज सफिशिएंट अभी के लिए। इसे डाउनलोड कर लो। इफ पॉसिबल मैं बोलूँगी प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, पॉसिबल हो देन प्लीज प्रिंट निकलवा लो इसकी। नहीं पॉसिबल है मैम हमारा तो ठीक है, डाउनलोड कर रखा है लैपटॉप में, वो कर लेना है हमारे, उससे देख लेना है। अभी आपको क्या करना है, बिकॉज हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है कंपनी लॉ में, या जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इन SBIL इफ आई कंसिडर, तो गो थ्रू करो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। और देखो अगर आपने प्रिंट निकाल लिया तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास प्रिंट में पड़ा हुआ है। दिस वॉज आई यूज टू डू जब मेरा CS एग्जीक्यूटिव था। ठीक है, तो मैं पेपर्स को प्रिंट निकलवा लेती थी। अभी क्वेश्चंस के बाजू में लिख दो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंस्पेक्शन इंक्वायरी, तो मैंने यहाँ पे आई कर लिया। अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रही हूँ। ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है, मैं उसे पढ़ूंगी, उसका आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करूंगी, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आई वुड बी राइट दैट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी, बिलीव में अगर आपने लास्ट 4 अटेम्प्ट के भी पेपर देख लिए तो मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, मुझे समझ आ गया। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखे, हर पेपर में 5 to 10 मार्क्स का ऐसा होगा, तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है ऐसा इस चैप्टर में से आउट ऑफ बॉक्स पूछा गया, क्या पता नेक्स्ट अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन पूछा जाए। स्पेशली इन द केस ऑफ SBIL यू विल सी देयर आर ए चांसेस ऑफ रिपीटेडेड क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो लगातार 2 से 3 बार रिपीट होते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस यू वॉन्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये करना है हमें। अगर मैं बोलूँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, चार्जेस वाले से रिलेटेड है, क्योंकि आपका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। लेट अस अज्यूम आपने पार्ट ए को कोई शुरू के 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं हम लोगों ने। पार्ट ए के चैप्टर 1 2 3 हमारा इंट्रोडक्शन, लीगल स्टेटस, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, चैप्टर 3 रिवाइज। अब इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले 4 साल के अटेम्प्ट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसे मार्क कर दो। ये चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, और उसे रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। बिलीव मी मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार करके देखना, जहाँ पर जितना कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ा है उतना ही डबल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जब आप खुद से करने की कोशिश करोगे। एंड आप ऐसा सब सब्जेक्ट में कर सकते हो डेफिनेटली, और SBIL और C लॉ में तो करना ही करना है हमें, बिकॉज हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पशन लाने का। 60+ मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, SBIL में 80+ इजीली आ सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको करनी ही रहेगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। ओके, कोई बच्चा ऐसा है जो इसके अलावा भी कुछ करना चाहता है, देन इन दैट केस आप स्कैनर्स का यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट वाली स्कैनर्स लेना। There are 2 scanners which is available in market. The first one is Suchita Prakashan and the second one is Texman. If I talk about myself, what I preferred during my CS executive exam was Suchita Prakashan scanner. Again, it is not compulsory to use. अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज ये ICSI गाइडलाइन आंसर्स में भी सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, स्कैनर्स से क्या होगा, मैंने जो यूज़ किया था दैट वाज सुचिता प्रकाशन। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स आपको एक साथ मिल जाएगा। चैप्टर 2 है, उससे रिलेटेड भी मिल जाएगा। सो ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, एज आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछे गए पिछले पास्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, नहीं ICSI कोई भी MTP रिलीज नहीं करता है राज। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन द सोर्सेज कि आपको किस तरह से पढ़ना रहेगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ गाइज करके देखो मेरे नादान परिंदे, ऐसे ही आपकी दीदी कोई भी बात नहीं कह रही है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल जिसने ये सारी चीज़ टेस्ट करी और ट्राई करी है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बोल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो
तो न्यूज़ आपको मिल चुकी है। एज हमारा पार्ट ए हो चुका है कंप्लीट कंपनी लॉ में। खुश तो बड़े होंगे आप लोग फाइनली। सो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 to 12 कंप्लीट हो चुका है। टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, नेक्स्ट क्लास में हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 19। बात करता है पार्ट बी के बारे में, ठीक है। सो कैन वी स्विच टू द तूफानी रिवीजन पार्ट। आई होप अभी आपको राइटिंग प्रैक्टिस का भी एक प्योर आइडिया मिल गया होगा कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इन द सेवरल लेक्चर्स ऑफ कंपनी लॉ आई हैव टोल्ड यू कैसे लिखा जाता है। मोर ओवर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, जहाँ पर मैंने हैंड रिटर्न लिखकर बताया है कैसे आंसर्स को लिखा जाता है। तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट पहले पूछ लो, देन वी विल स्विच टू तूफानी रिवीजन एंड देन वी विल रैप अप दिस क्लास। तो अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो एक बार। यूज कर सकती है रश्मि, उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है बेटा। यूज करने में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप यूज कर सकते हो, बिजनेस तो चलेगा कंपनी का। सब कुछ चंगा, सब मजे में, कोई डाउट नहीं है पक्का से। फिर मैं स्टार्ट करूँ तूफानी रिवीजन। नो डाउट एट ऑल, सभी इतने इंटेलिजेंट हो, इतने टैलेंटेड है पक्का से। चलो देन, ओके डन, कोई डाउट नहीं, परफेक्ट, अच्छी बात, बढ़िया बात है। पानी पी लो और फिर स्टार्ट करते हैं हमारा। सी कॉलेज के एग्जाम्स मैनेज करना होगा साक्षी। यस राज, पहले लास्ट 4 अटेम्प्ट के PYQs तो करो, वो हो जाए तो और लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के देख लेना। पर एक बार स्टार्ट करो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के। अगर आप अच्छे से गो थ्रू कर लिए लास्ट 4 अटेम्प्ट के PYQ से, और पिछले 4 अटेम्प्ट्स के देख लेना। क्यों मैं लास्ट 4 अटेम्प्ट सजेस्ट करूँ, दैट इज आपके न्यू सिलेबस आए हुए कोई 3 अटेम्प्ट ही हुआ है, दैट इज मैं लास्ट 4 अटेम्प्ट सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बेटा नेहा, रिवीजन आपको इन नोट्स से ही करना है, पीपीटी नोट्स और ई नोट्स से ही रिवीजन करना है, क्योंकि पीपीटी नोट्स एंड ई नोट्स आर एग्जॉस्टिव, ठीक है। चार्ट बुक सिर्फ नॉर्मल रिविजनरी पर्पस के लिए आपने अच्छे से ई नोट्स पढ़ लिए, पीपीटी नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको गो थ्रू करना है, रैपिड रिवीजन करना है, सो दैट आप भूल ना जाओ, उसके लिए चार्ट बुक दे रखा है। टॉकिंग अबाउट कॉलेज के एग्जाम से बच्चा लोग, तो सुनो मेरी बात को, यू शुड नो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, CS एग्जाम्स या कॉलेज के एग्जाम्स। आई नो CS एग्जाम्स इज योर प्रायोरिटी। वंस यू हैव डिसाइडेड, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जो आप CS के एग्जाम्स में पढ़ रहे हो 60 to 70% विच इज सिमिलर होने वाली इन योर कॉलेज एग्जाम्स। मोर ओवर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है हमारे लिए कॉलेज की परसेंटेज, मैटर करता है CS का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। तो उसी अकॉर्डिंग आपका टाइम बाइफरगेट करना। इवन आप आई थिंक कॉलेज के लिए एक दिन पहले पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, यू विल बी एबल टू पास दैट एग्जाम्स, ठीक है। ओके, सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद तूफानी रिवीजन सेक्शन नंबर 217 से स्टार्ट किया हमने, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, जिसमें सबसे पहला हमने देखा कि इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, यहाँ पर डिमांड कर सकता है बुक्स पेपर्स, जहाँ पर कंपनी की ऑफिसर्स एम्प्लॉयज एजेंट, फॉर्मल ऑफिसर्स फॉर्मल एम्प्लॉयज फॉर्मल एजेंट की ड्यूटी होती है उसे सारे बुक्स एंड पेपर्स प्रोड्यूस करना, सारी असिस्टेंस यहाँ पर देने का, रिटर्न करना है बुक्स एंड पेपर्स को 180 डेज में, फिर से बुक्स एंड पेपर्स चीफ फर्दर मांग सकता है यहाँ पर नोटिस देके 180 डेज के लिए। इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ओथ पे, एंड नोट्स ऑन एग्जामिनेशन बनेगा, इट शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग, रीड ओवर और साइन करवाया जाएगा, उसे एविडेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को बोल सकता है टू अपीयर बिफोर पर्सनली यहाँ पर। अच्छा, SFIO के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन दैट केस क्या बोला, डायरेक्टर की आपको अप्रूवल चाहिए होगी यहाँ पर। इंस्पेक्टर को लगता है कि हमारा जो एविडेंस है वो बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्रीमेंट करता है फॉरेन की गवर्नमेंट के साथ फॉर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज फॉर इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर एक
एप्लीकेशन भेजेगा कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया को। कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया क्या करने वाला है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा उस कंट्री में जहाँ पर हमें लगता है हमारा एविडेंस है। उन्हें बोला जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा टू एग्जामिन ओरली, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पोजेशन में है तो वो प्रोड्यूस करनी है, एंड लास्टली उन सभी को कॉपीज को यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इंडिया में, और ऐसा माना जाएगा ये सारा एविडेंस कहाँ लिया है, इंडिया में लिया है। सेक्शन 218 क्या देखा था हमने, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल आप एम्प्लॉयज को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, डिसमिस नहीं कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो बाय रिमूवल और रिडक्शन इन हिज रैंक। एंड थर्ड हमने देखा था टर्म्स चेंज नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट की टू हिज डिसएडवांटेज। एप्लीकेंट को एप्लीकेशन भेजनी है ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल ने अगर 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं किया इट विल बी टर्म्ड एज डीम्ड अप्रूवल। एप्लीकेंट का रिप्लाई आ गया, ट्रिब्यूनल का रिप्लाई आ गया 30 डेज में, एप्लीकेंट इज डिससेटिस्फाइड तो वो अपील कर सकते हैं NCLAT के पास, एंड विद इन कितने डेज, विद इन हमारा 30 डेज। 219 ऑलरेडी रेड। 220 हमने देखा सर्च एंड सीजर। अच्छा, सर्च एंड सीजर के केस में क्या हो रहा है, इंस्पेक्टर को लगता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि हमारे बुक्स एंड पेपर्स आर लाइकली टू बी डैम FS, तो इंस्पेक्टर उससे क्या कर देगा, सीज कर लेगा। सीज करके कब तक रखने वाला है, ध्यान से कंफ्यूज मत होना, 220 में इंस्पेक्टर सीज करके रखेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर, एंड सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे सीजन में जो कि आपके CRPC पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, रिटर्न करने से पहले वो क्या कर सकता है, कॉपीज ले सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकता है और एक्सट्रैक्ट ले सकता है। अच्छा, सेक्शन 221 हमने देखा फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। NCLT बोल सकता है एसेट्स को फ्रीज करने के लिए अगर उसे लगता है कि उनका यहाँ पर एसेट्स को सेल करना, डिस्पोज ऑफ करना विल रिजल्ट इन द प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। कब, ट्रिब्यूनल ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन भेजी, क्रेडिटर ने बोला है कि आउटस्टैंडिंग है हमारा 1 लाख या उससे ज्यादा, एप्लीकेशन आई ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंडर सेक्शन 244, अगर किसी और पर्सन ने बोला है, ट्रिब्यूनल को लगता है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स का ऑर्डर पास करेगा मैक्सिमम 3 years के लिए। सेक्शन 222 हम लोगों ने क्या देखा, इम्पोजिशन और रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज। इफ ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट इट इज नेसेसरी टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिक्योरिटीज टू फाइंड आउट द रेलिवेंट फैक्ट, एंड विदाउट इट द रेलिवेंट फैक्ट विल नॉट बी फाइंड आउट, देन इन दैट केस ट्रिब्यूनल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगा यहाँ पर। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन कितने टाइम के लिए इम्पोज कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर 3 साल के लिए इम्पोज कर सकते हैं हमारा। अच्छा, सेक्शन 223 हमने क्या देखा, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से रिलेटेड था हमारा सेक्शन नंबर 223, जो बोलता है इंस्पेक्टर एक इंटरिम रिपोर्ट बनाएगा, एक फाइनल रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। मेंबर्स, क्रेडिटर्स या कोई भी पर्सन यहाँ पर कॉपी ले सकता है रिपोर्ट की, उन्हें सिर्फ अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड दिस रिपोर्ट विल बी ऑथेंटिकेटेड। ये जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट जो SFIO के अंदर बनती है, सेक्शन 208 के अंदर बनती है। ओके, आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो भी एक्सपेंसेस होगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करेगा और उसके बाद रीइंबर्स कर देंगे, एप्लीकेंट रीइंबर्स करेगा, ठीक है। सेकेंडली कोई और पर्सन, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट रीइंबर्स कर सकती है। ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट हो गया ऑफ एन ऑफेंस वो रीइंबर्स कर सकता है। एंड नेक्स्ट हमने देखा आपकी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसके नाम पे प्रोसीडिंग्स चल रही है वो यहाँ पर रीइंबर्स कर सकता है। नेक्स्ट 214 सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है, सो बिफोर अपॉइंटिंग द इंस्पेक्टर वो यहाँ पर एप्लीकेंट को बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ मैक्सिमम 25,000। ये मैक्सिमम 25,000 विल बी रीइंबर्स्ड अगर इन्वेस्टिगेशन विल रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, तो ही रीइंबर्स होंगे यहाँ पर। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होना है, कंपनी को वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना, इट डज नॉट मीन कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रोक पाओ, इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने वाली है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है वाइंडिंग अप के लिए, नहीं रुकने वाली है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन नहीं रुकने वाली है, या फिर कोई भी केस पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल तो भी नहीं रुकने वाली है हमारी। अच्छा, लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल को, ROC को या इंस्पेक्टर को। फॉरेन कंपनीज पे ये सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो नॉर्मल कंपनीज में हुए हैं। एंड लास्टली वी हैव सीन क्या क्या प्रिपरेशन करनी है कंपनी सेक्रेटरी को टू फेस द इन्वेस्टिगेशन। एंड स्वाहा हो चुका है हमारी आज की क्लास का, एंड मोर ओवर आपके पार्ट A का, ठीक है। सो खुश तो बहुत होंगे आप लोग, राइट? ओके, यस चेतना, व्हाट वाज योर क्वेश्चन बेटा? कितने मंथ्स की प्रिपरेशन करी थी? सो आफ्टर क्लासेस आई डिड 2 months सेल्फ स्टडी, उतना रिविजन किया था चांदनी मैंने।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं रिशु, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप स्कैनर में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन नहीं कि आईसीएसआई क्या पूछेगा, ठीक है। ओके, एक बच्ची आई थिंक पूछ रही थी कि मैम स्ट्रेटेजी क्या है दोनों ग्रुप को क्लियर करने की, ठीक है, दोनों ग्रुप को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी एज सच, किन बातों का ध्यान रखना है, देयर इज नो सच स्ट्रेटेजी कि ये फॉलो कर दिया तब तो क्लियर हो जाओगे, ये फॉलो कर दिया तो ऑल इंडिया रैंक लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, थ्रू आउट माई क्लासेस बोलती आई हूँ, सेम डे रिवीजन करो, जब जब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है आपको, उस केस में एक एक चैप्टर लेना है आपको सब्जेक्ट का और उसे रिवाइज करते जाना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपको संडे का टाइम मिल रहा है या कोई और दिन मिल रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना है, वहां पर रिवाइज करना है, ठीक है। ठीक है, ओके। थर्ड थिंग क्या रहेगी बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी के लिए, मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी, रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो। देखो हमने लेक्चर्स देख लिया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फिर देखना आपके पास रिविजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। द मोर यू विल रिवाइज, जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो उतना ज़्यादा एक एक चीज़ दिमाग में बैठेगी, आपको एग्जाम तक भी ऐसी फीलिंग आएगी मुझे कुछ याद ही नहीं है, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी, बट इट इज़ नॉट द केस, सब कुछ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर टू सॉल्व द टेस्ट पेपर्स, जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो भी टेस्ट प्लानर होता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना आपको टेस्ट देना है, ओके। सेम डे अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए, इट इज टोटली ओके, ठीक है। उसके बाद टेस्ट दे दो, टेस्ट पेपर्स आपके पास ही रहते हैं ना बेटा, गाइडलाइन आंसर्स मिलते हैं आपको, खुद एवेल्यूएट करो, खुद चेक करो, टेस्ट पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्टली एग्जाम से एक महीने पहले पूरा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहेगा। मेक श्योर आप डेली डेली टारगेट्स बनाओ। आई डू नॉट सपोर्ट बेसिकली आवर बेस्ड स्टडी, लेकिन फिर भी आप ऐसे कोई बच्चे हो जिसे आर्ट्स के हिसाब से पढ़ना है, इट्स टोटली ओके, बट मेक श्योर आप डेली के टारगेट्स बनाओ कि हाँ इस दिन मुझे इतना पढ़ना है, प्रॉपर आपके डेली टारगेट्स की प्लानिंग होनी चाहिए, वीकली क्या पढ़ने वाले हो और मंथली कब तक खत्म हो जाने वाला है वो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर टाइम मिलता है कभी तो आई एम गोइंग टू शेयर यू माई डायरी जो ड्यूरिंग सी एस एग्जीक्यूटिव थी, जहाँ पर मैं डेली टारगेट्स लिखती थी, मंथली टारगेट्स लिखती थी और मैं लिखती थी कब तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में मैंने कितने चैप्टर पढ़ लिए, मैं वो शो करूंगी आप लोगों को ताकि आपको एक आइडिया लगेगा मैं ये जो बोल रही हूँ वो सब मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट भी किया है, राइट। मैम मैं टाइप नहीं कर पाई कुछ, बट द होल क्लास वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच गरिमा। सो आई होप अगैन आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। कंपनी लॉ का पार्ट ए हमारा कवर हो चुका है, दैट मीन्स आई कैन से हमारा 50 to 60% पोर्शन खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्दी हमारा पार्ट बी भी स्टार्ट हो जाएगा और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते ही देखते हमें पता नहीं चलेगा, बट दिस जर्नी विल कम टू एन एंड। हमेशा एक चीज़ रहेगी मेरे लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल शो कर देंगे, प्रियांशी अर्शित डेफिनेटली कर देंगे आप लोगों के लिए। आई हैव टू फाइंड दैट डायरी, वो डायरी जैसे ही मिलती है डेफिनेटली मैं क्लास में आप लोगों को शो कर दूंगी ताकि आप बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। डो नॉट वरी, लेट मी नो कैसे लग रहे लेक्चर्स। और एक ही चीज़, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं देन प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, जो प्रोक्रेस्टिनेशन आती है वो चीज़ बस खत्म कर दो, प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। ओके, नहीं नहीं अभी इमोशनल नहीं होना गरिमा, अभी तो काफी टाइम है हमें साथ में है, ठीक है। ओके Dan, thank you so much for your beautiful comments, for your love, it really means a lot to me, I'm so grateful। and that is it from my side। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, just make yourself proud, make your parents proud, make me proud, bye bye।